हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज प्रद्युम्न मिश्रा फ्रॉम एनसीईआरटी शिक्षक। आज हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। देखिए, इस वाली वीडियो में सिर्फ मैं नोट्स समझाऊंगा और ये नोट्स मैंने एनसीईआरटी के बाहर के नहीं लिए हैं। ये एनसीईआरटी में जो लिखा है सिर्फ उतनी ही बात है इसमें। और देखिए, नोट्स में हम लोग, नोट्स का मतलब क्या होता है, उसमें की पॉइंट्स होते हैं। उन की पॉइंट्स को पढ़कर हम एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं। नोट्स में पूरा चैप्टर हम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो पूरा चैप्टर समझाने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो उसमें आप पूरा चैप्टर समझ सकते हैं। मैं आपको हिंदी में पूरा चैप्टर समझा दूंगा अच्छी तरीके से। यहाँ पर हम नोट्स में पढ़ते हैं, जो जो इसमें की पॉइंट्स आए हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर को नोट्स से। देखिए, औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर, डाइड इन 1707। नेचुरल कॉज से मरा था। अब देखिए, ये लास्ट मुगल रूलर नहीं था। लास्ट मुगल रूलर तो हम लोग जानते हैं बहादुर शाह जफर थे, लेकिन ये लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था, ठीक है। जो हम लोग ने पढ़ रखा है भाजसा, उसमें सारे पावरफुल मुगल रूलर आ जाते हैं। भाजसा, BHAJSA, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये हम लोग मुगल जो पावरफुल मुगल एम्परर हुए थे, तो उसमें से ये लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था, पावरफुल। When the revolt of 1857 was put down by the company, जब 1857 का जो विद्रोह छिड़ा हुआ था, उसको जब कंपनी ने पूरी तरीके से अब शक्ति का इस्तेमाल करके उसको पूरी तरीके से दबा दिया था, बहादुर शाह जफर वॉज फोर्स टू लीव द किंगडम। बहादुर शाह जफर से जबरदस्ती इनका राज्य जो है छोड़ने को, इनको जो है देश निकाला दे दिया गया था। इनको राज्य से कहा गया था अपना राजपाट आप छोड़िए, चलिए। एंड हिज सन्स वर शॉट इन कोल्ड ब्लड, और उसके जो बेटे थे उनको मार दिया गया था। और उस समय बहादुर शाह जफर को किसने अरेस्ट किया था? तो वो थे कैप्टन हडसन। कैप्टन हडसन अरेस्टेड बहादुर शाह जफर एंड हिज सन्स। कैप्टन हडसन ने बहादुर शाह जफर और इनके बेटों को अरेस्ट किया था। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड, क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर होता है अधिकार पत्र, ठीक है, वो इंग्लैंड की क्वीन जो एलिजाबेथ थी उनसे लिया था। एलिजाबेथ क्वीन ने इनको ग्रांट किया था अधिकार पत्र, जिसमें सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट, जिसमें इनको ईस्ट के साथ में अकेले ट्रेड करने का अधिकार इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ था। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी? अब आपको ये बात पता होगी कि वहां पर फ्रेंच जो थे ट्रेडर्स, उनके भी दांत यहाँ पर गड़े हुए थे अपने भारत पर व्यापार करने के लिए। डच जो थे उनके भी दांत गड़े हुए थे। पोर्चुगीज जो थे वो भी, क्योंकि अभी मैं आपको अभी आगे नोट्स में समझा दूंगा जब बताऊंगा कि जो कौन थे, वास्को डे गामा ने 1498 में जब सी रूट सर्च कर लिया था, ठीक है, तो बहुत सारे कंट्रीज की कंपनीज यहाँ से ट्रेड करने के लिए लगी हुई थी, ठीक है। तो ये जो जो इनको सोल राइट का जो ट्रेड करने का जो चार्टर मिला था, वो तो सिर्फ आप ये इंग्लैंड की क्वीन थी। तो ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने इनको सोल राइट दे दिया, इसका मतलब इनका ये जो रॉयल चार्टर है जो ये सभी देशों पर लागू होता है, सभी देशों पर तो लागू नहीं होगा। अब देखिए, इसमें एक टर्म आया है मर्केंटाइल। मर्केंटाइल का मतलब होता है अ बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरली थ्रू ट्रेड, बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग देम एट हायर प्राइसेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एंटरप्राइज होते हैं वो गुड्स को सस्ते दामों पर खरीदते हैं और महंगा उसको बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं। द फर्स्ट इंग्लिश शिप्स सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका राउंड द केप ऑफ गुड होप, क्रॉस द इंडियन ओशियन एंड रीच्ड इंडिया। अब देखिए, ये मैप में फिल करने को आ जाता है केप ऑफ गुड होप कहाँ पे है, तो वो साउथ अफ्रीका में पड़ता है केप ऑफ गुड होप, और साउथ अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि साउथ अफ्रीका की निचला हिस्सा यहाँ पे मान लीजिए, तो इसका ये जो वेस्ट है यहाँ पर आपका केप ऑफ गुड होप पड़ेगा, ठीक है। और एक और बात, ये जब तक कि पहले इंग्लिश शिप्स ये वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका का चक्कर लगाकर, केप ऑफ गुड का चक्कर लगाकर इंडियन ओशन पार करके भारत पहुंचे थे,
उससे पहले यहाँ पर पोर्चुगीज जो थे वो अपना बेड़ा डाल चुके थे, मतलब पोर्चुगीज यहाँ पर पहुंच चुके थे, ठीक है, इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सभी लोग यहाँ से व्यापार करना चाहते थे। और वास्को डेगामा, पोर्चुगीज एक्सप्लोरर, डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498। कई लोग बोलते हैं कि वास्को डेगामा ने भारत की खोज की थी। भारत की खोज नहीं की थी, भारत बहुत पहले से था। इन्होंने भारत तक पहुंचने वाले समुद्री रास्ते की खोज की थी, ठीक है, 1498 में। द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप, ठीक है। जो यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का कॉटन प्रोड्यूस होता था, सिल्क प्रोड्यूस होता था भारत में, उसकी यूरोप में बहुत बड़ी मार्केट थी, बहुत अच्छी मार्केट थी। और बाकी मसालों के लिए तो आप जानते ही हैं, पेपर, क्लोव्स, कार्डमम एंड सिनेमन टू वर इन ग्रेट डिमांड, ठीक है। ये जो मसाले यहाँ के तो हमेशा से फेमस रहे, तो पेपर हो गया, क्लोव्स हो गया, कार्डमम हो गया, सिनेमन हो गया, इनकी भी बहुत ज्यादा डिमांड थी। It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a फरमान granting the company the right to trade duty free। और इसने मुगल एम्परर औरंगजेब को मना लिया कि वो एक फरमान इशू करें और कंपनी को क्या अधिकार दें, कंपनी को एक राइट ग्रांट करें कि वो बिना शुल्क चुकाए, बिना फी दिए जो है व्यापार कर सकती है। देखिए इसमें एक टर्म यूज हुआ है फरमान। अभी इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ फरमान लिखा हुआ था कि औरंगजेब को मना लिया था फरमान जारी करने को, ठीक है। तो फरमान का मतलब होता है अ रॉयल एडिक्ट, ठीक है, शाही आदेश, अ रॉयल ऑर्डर। देखिए मुर्शिद कुली खान वॉज द नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। मुर्शिद कुली खान बंगाल के नवाब थे। मुर्शिद कुली खान वॉज फॉलोड बाई अली वर्दी खान। इनके बाद में कौन बने नवाब बंगाल के? अली वर्दी खान बने। एंड देन नवाब सिराजुद्दौला। फिर अली वर्दी खान के बाद में बंगाल के नवाब कौन बने? सिराजुद्दौला बने। अली वर्दी खान डाइड इन 1756। अली वर्दी खान 1756 में ख़त्म हो गए। इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। अब ये हम लोग बैटल ऑफ प्लासी की बात कर रहे हैं, 1757, याद रखिएगा 1757 प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, 1757 प्लासी का युद्ध, ठीक है। तो मीर जाफर, अब देखिए कंपनी की तरफ से कमांडर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। अभी जो सिराजुद्दौला की तरफ से कमांडर थे वो थे मीर जाफर। इन्होंने कभी युद्ध लड़ा ही नहीं था। युद्ध लड़ा ही नहीं का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ ये धोखेबाजी की इन्होंने युद्ध नहीं किया। मीर जाफर द कमांडर ऑफ सिराजुद्दौलाज फोर्स बिट्रेड, इन्होंने धोखा दे दिया किसको? नवाब सिराजुद्दौला को। एंड नेवर फॉट द बैटल बिकॉज क्लाइव हैड मैनेज्ड टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाई प्रॉमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला। अब देखिए जो कंपनी थी ये बड़ा चतुराई से चलती थी, इसने इनको मना लिया था, इनके साथ में डील क्या कर ली थी, इनको क्या मैनेज कर लिया था, किस तरीके से? इनसे बोला था कि तुम धोखा दे दो युद्ध में, और जब सिराजुद्दौला को हम हरा देंगे तो नवाब हम तुमको बना देंगे, तुम नवाब बन जाओगे। अब देखिए इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वॉन इन इंडिया। ये पहली एक प्रमुख विजय थी, ठीक है, एक पहली प्रमुख बड़ी विजय थी जो कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में प्राप्त की थी, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फर्स्ट मेजर विक्ट्री जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी इंडिया में, तो वो यही थी, बैटल ऑफ प्लासी, 1757। देखिए आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, प्लासी में हार के बाद में सिराजुद्दौला वॉज असैसिनेटेड, इनको मार दिया गया। एंड मीर जाफर मेड द नवाब, और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। कहाँ का? बंगाल का। मीर जाफर प्रोटेस्टेड, अब मीर जाफर ने प्रोटेस्ट किया। अब क्यों प्रोटेस्ट किया होगा? कई सारी चीज़ें थी। अब जैसे मान लिया कि बहुत सारी चीज़ें थी, कंपनी, ये तो पपेट रूलर थे, कठपुतली नवाब थे ये सब, तो इनको कई बार ऐसा लगता था कि नहीं ऐसी चीज़ होनी चाहिए, लेकिन कंपनी वही चीज़ें होने देती थी जो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होती थी। ये तो कहने के नवाब थे, तो कुछ चीज़ में मतभेद हुआ, इन्होंने प्रोटेस्ट किया। द कंपनी डिपोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन हिज प्लेस। कंपनी ने इनको हटा दिया और मीर कासिम को इनकी जगह पर ले आए। व्हेन मीर कासिम कंप्लेंट, और जब मीर कासिम ने कंप्लेंट की,
ही इन टर्न वॉज डिफीटेड, फिर मीर कासिम को भी हरा दिया गया। इन अ बैटल फॉट एट बक्सर, बक्सर के युद्ध में 1764 में, 1764 में, याद रखिएगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में, ठीक है। अब आज की डेट में बक्सर बिहार में है। और बैटल ऑफ बक्सर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एक ट्रीटी हुई थी, ये सारी चीज़ें मैं अभी देखिए इसमें जितना चैप्टर में बात आई है मैं सिर्फ उतना बता रहा हूँ आपको क्लास 8 के हिसाब से, ठीक है। जब मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा उसके बाद में मैं एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा नॉलेज की भी वीडियोस बनाऊँगा, उसमें मैं इनको सबको डीप में बताऊँगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और आप लोग भी अगर कई ऐसी बातें आई हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, आखिर ऐसा क्यों, मतलब कि उसके बारे में डीप में जानना चाहते हैं, तो आपको भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो सिर्फ जितना एनसीईआरटी में लिखा है वहीं मैंने नोट्स में लिखे हैं अभी आपकी क्लास 8 की एनसीईआरटी में। चलिए, व्हेन मीर कासिम कंप्लेंड ही इन टर्न वॉज डिफीटेड, इनको भी हरा दिया गया। इन अ बैटल फॉट एट बक्सर, बक्सर के युद्ध में जो कि 1764 में हुआ था। ड्रिवन आउट ऑफ बंगाल, और इनको बंगाल से अब हटा ही दिया गया, भगा दिए गए। एंड मीर जाफ़र वॉज री इंस्टॉल्ड, और मीर जाफ़र को फिर से नवाब बना दिया गया। मीर जाफ़र डाइड इन 1765, अब 1765 में मीर जाफ़र ख़त्म हो गए। अब यहाँ पर कंपनी का जो मूड था वो बदल चुका था। अब कंपनी ये नहीं चाहती थी कि ये जो कठपुतली नवाब हैं इन्हीं को बार बार बनाना पड़े, ठीक है। तो अब कंपनी ने कहा अब इनको सबको हटाओ, अब हम ही यहाँ के नवाब बनेंगे, ठीक है। हैड चेंज, इनका मूड चेंज हुआ। हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब्स, पपेट नवाब के साथ काम करते करते कई बार जैसे वो लोग कंप्लेन करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, तो ये सही तरीके से चल नहीं पाया सब। तो रॉबर्ट क्लाइव ने डिक्लेयर कर दिया वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स अवर सेल्व्स, अब हम ही नवाब बनेंगे, ठीक है। In 1765, the Mughal emperor appointed the company as the दीवान of the provinces of Bengal. अब बंगाल प्रोविंस का दीवान कंपनी ने किसको अपॉइंट कर दिया, मुगल एम्परर ने कंपनी। अब मुगल एम्परर ने कोई अपनी इच्छा से थोड़ी कम अपॉइंट किया, ये लोग तो सिर्फ फोटो ऐसी बनवाते थे कि मुगल एम्परर जो हैं उन्होंने एक सेरेमनी रखी है और उसमें इनको जैसे होता है ना सम्मान दिया जाता है कि हाँ लोगों को सम्मान देने के लिए उनको सर्टिफिकेट वगैरह किसी बड़े व्यक्ति से दिलवाया जाता है, किसी माननीय व्यक्ति से, तो इस तरह का करवाते थे कि मुगल एम्परर उनको दीवानी सौंप रहे हैं हंसी खुशी। लेकिन हंसी खुशी नहीं, इनसे सौंपाई गई थी, ये तो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए फ़ोटो वगैरह बनाते थे और लोगों में एक सही मैसेज जाए कि हाँ मुग़ल एम्परर ने हमको सौंपी है, ठीक है। तो 1765 द मुग़ल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी को अपॉइंट कर दिया एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, कि बंगाल प्रोविंस का दीवान अब कंपनी बनेगी। अब इससे इनको बड़ा फ़ायदा होगा। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन slowed after the battle of Plassey and entirely stopped after the assumption of दीवानी। प्लासी का युद्ध जब जीत लिया था उसके बाद से ये जो, क्योंकि अब यहाँ से व्यापार कर रहे थे ब्रिटिश, तो व्यापार करते थे, व्यापार करने के लिए कुछ ना कुछ धन मुद्रा कुछ देनी पड़ेगी, तो गोल्ड में व्यापार किया करते थे, वहाँ से गोल्ड भेजते थे। लेकिन जब प्लासी का युद्ध जीता तो उसके बाद में वहाँ से थोड़ा गोल्ड का आउटफ्लो ब्रिटेन से यहाँ भेजना थोड़ा कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर इनका वर्चस्व बनना शुरू हो चुका था। फिर उसके बाद में जब बक्सर का युद्ध जीत जाने के बाद में फिर आपने पूरा प्रोसेस हमने आपको बताया किस तरह से ये दीवान आते गए, इनको हटाते गए, आखिरी में वो नवाब आते गए हटाते गए, आखिरी में फिर जब ब्रिटिश ने ये सोच लिया कि अब कठपुतली नवाब के साथ में ज़्यादा बन नहीं पाएगा, अब क्या किया जाएगा, दीवानी हमको खुद, अब हम खुद ही जो है नवाब बनेंगे। तो नवाब बनने के बाद में से नवाब बनने के बाद फिर इनको दीवानी भी मिली, दीवानी के भी राइट मिल गए, दीवानी के भी अधिकार मिल गए। तो दीवानी के अधिकार मिल जाने से इनको बड़ा आराम हो गई। अब वहाँ से गोल्ड का जो आउटफ्लो था, गोल्ड वहाँ से आता था यहाँ व्यापार, वो पूरी तरीके से रोक दिया, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव अमेज्ड अ फॉर्चून इन इंडिया, जो रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है, आपने देखा था क्लाइव जब पहले तो जब बैटल हुआ था युद्ध में तो इसने लीड किया था, जब सिराजुद्दौला से जब हुआ था, नवाब सिराजुद्दौला से युद्ध हुआ था, तब इसने इंग्लिश फोर्स को लीड किया था और उसके बाद में फिर इसको गवर्नर जनरल भी बना दिया गया था। तो जिस समय फिर इसने क्या किया, जब गवर्नर जनरल रहा तो इसने बहुत दौलत कमाई, बहुत दौलत इकट्ठा की, ठीक है, उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा। तो 1764 में ही वॉज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन, अब इससे कहा गया था कि तुम भ्रष्टाचार हटाओ, ठीक है, प्रशासन में से।
लेकिन इसको खुद ही क्रॉस एग्जामिन किया गया 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट को संदेह था कि इसके पास जो इतनी अथाह दौलत है उस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट को संदेह था कि आखिर इसने कैसे बनाई। ऑल्दो ही वॉज एक्विटेड, ठीक है, हालांकि ये बरी हो गया था। ही कमिटेड सुसाइड इन 1774, इसने आत्महत्या कर ली थी 1774 में। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, अब देखिए 1764 में हुआ था ना बक्सर का युद्ध, फिर क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर के बाद में कंपनी ने रेजिडेंट्स अपॉइंट किए इंडियन स्टेट्स में, भारतीय रियासतों में। और ये रेजिडेंट्स क्या थे, ये राजनीतिक और व्यावसायिक, पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एजेंट्स हुआ करते थे, प्रतिनिधि हुआ करते थे। एंड देयर जॉब वॉज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। और इनका काम क्या था, इनका काम यही था कि कंपनी के जो हित हैं, कंपनी के लिए जो सही है उसकी रक्षा करना और कंपनी के काम को आगे बढ़ाना। समटाइम्स द कंपनी फोर्स्ड द स्टेट्स इनटू सब्सिडियरी अलायंस, कई बार ऐसा होता था जो कंपनी थी वो थोप देती थी रियासतों पर, सब्सिडियरी अलायंस, हिंदी में इसको सहायक संधि कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस। इस अलायंस के जो शर्त थी वो ये थी कि जो भारतीय रूलर्स हैं वो उनको अलाउ नहीं किया गया था कि अपनी स्वतंत्र फोर्स रख सकें, अपने हिसाब से अपनी स्वतंत्र फोर्स रख सकें, उनको अलाउड नहीं था। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, उनको किससे प्रोटेक्ट किया जाएगा, कंपनी से, उनको कंपनी प्रोटेक्ट करती थी। बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडियरी फोर्सेज, लेकिन उनको जो कंपनी प्रोटेक्ट तो करती थी, तो जो कंपनी सब्सिडियरी फोर्सेज लगाती थी उसके लिए उन रूलर्स को पैसा देना पड़ता था। इफ़ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट, अगर इंडियन रूलर्स पेमेंट करने में फेल हो जाते थे, पेमेंट नहीं कर पाते थे, देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनाल्टी, तब पेनाल्टी के रूप में उनकी रियासत का हिस्सा ले लेते थे। कौन ले लेता था, कंपनी ले लेती थी। ये था सब्सिडियरी अलायंस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी में आपकी दिया हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन रिचर्ड वेलेस्ली वॉज गवर्नर जनरल, जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे 1798 to 1805, द नवाब ऑफ अवध, जो अवध के नवाब थे उस समय अमजद अली खान थे, ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, मैंने बोल दिया। नवाब ऑफ अवध वॉज फोर्स टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी, ठीक है, उनको फोर्स किया गया था कि आप लगभग आधी टेरिटरी उनसे ले ली गई थी, ठीक है, इन 1801, 1801 में, एज ही फेल टू पे फॉर द सब्सिडियरी फोर्सेस, क्योंकि वो सब्सिडियरी फोर्सेस के लिए पे नहीं कर पाए थे तो उनका आधा साम्राज्य ले लिया गया था, उनकी आधी रियासत ले ली गई थी। हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स टू सीड टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड्स, हैदराबाद में भी जो इसी तरह से कई सारी टेरिटरीज, कई रियासतें थीं, उनको भी इसी तरह से इन्होंने ले लिया था, इसी सब्सिडियरी अलायंस के नियम के तहत। जो पैसा देने से चूक गए थे सब्सिडियरी फोर्सेस के लिए, उनसे वो कई सारे इलाके ले लिए गए थे, कंपनी ले लिए थे। द ट्रीटीज दैट फॉलोड द बैटल ऑफ बक्सर फोर्स्ड नवाब शुजाउद्दौला ऑफ अवध टू गिव अप मच ऑफ हिज अथॉरिटी, मतलब जो बक्सर के युद्ध के बाद में जो ट्रीटीज़ हुई थी, मैं नाम बता देता हूँ, वैसे अलग से वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, ठीक है, तो उसमें कई सारे मुद्दों पर जो है सहमति हुई थी, ठीक है। तो उसमें जो नवाब शुजाउद्दौला थी, इनकी बहुत सारे इनके अधिकार, इनकी बहुत सारी अधिशक्तियाँ छीन ली गई थी। अब इसमें एक वर्ड आया है इंजंक्शन, इंजंक्शन का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन। एक वर्ड आया है सबसर्वियंस, तो सबसर्वियंस का मतलब होता है सबमिसिवनेस, ठीक है। फिर इसमें अब बात आएगी मैसूर की। हैदर अली रूल्ड फ्रॉम 1761 to 1782, इन्हीं के बेटे थे टीपू सुल्तान, जिनको टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कब से कब तक रूल किया था, 1782 to 1799। हमने देख लिया बैटल ऑफ बक्सर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बाद में कंपनी को दीवानी भी मिली थी। चलिए, द कंपनी फोर्सेस वर डिफीटेड बाय हैदर अली एंड टीपू सुल्तान इन सेवरल बैटल्स, कई युद्ध हुए, उसमें कंपनी को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने हराया। बट इन 1792
अटैक्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मराठाज, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड द कंपनी। 1792 में कंबाइंड फोर्स मराठा की, निज़ाम ऑफ हैदराबाद के निज़ामों की, हैदराबाद के निज़ाम की और कंपनी की, इस कंबाइंड फोर्स ने 1792 में अटैक किया मैसूर पर। फिर टीपू वॉज फोर्स्ड टू साइन अ ट्रीटी, तो फिर टीपू को फिर मजबूरन एक संधि साइन करनी पड़ी, इनसे करवाई गई विद द ब्रिटिश, बाय विच टू ऑफ हिज सन्स वर टेकन अवे एज होस्टेजेस। ठीक है, और इस संधि के तहत ये जो ट्रीटी हुई थी, तो इसके तहत यही था कि इनको अपने दो बेटे इनको देने पड़े। ब्रिटिश ने इनके 2 बेटों को बंधक के रूप में अपने पास रख लिया, यही ये ट्रीटी थी। 4 युद्ध लड़े गए, मैसूर, एंग्लो मैसूर वॉर्स इनको कहते हैं। ठीक है, एंग्लो मैसूर वॉर्स इनको कहते हैं। 4 वॉर्स लड़े गए। फर्स्ट हुआ 1767 टू 69, सेकेंड हुआ 1780 टू 84, थर्ड हुआ 1790 टू 1792 और फोर्थ हुआ 1799 में। ओनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ सेरिंगपाटम, अब इसको श्रीरंगपट्टनम के नाम से जानते हैं, कर्नाटका में है ये, डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री। ठीक है, अंततः कंपनी को विजय प्राप्त हुई। टीपू वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगपाटम। ठीक है, अपनी कैपिटल सेरिंगपाटम को डिफेंड करते हुए वह मारा गया था। श्रीरंगपट्टनम अब जानते हैं उसको, कर्नाटका में है। 4 में 1799 को ये मारा गया था। मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वोडियार एंड सब्सिडेरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट। फिर मैसूर किनको सौंप दिया गया था? वहीं जो उस पर पहले से राज कर रहे थे वोडियार है, इनको ओडियार राजवंश भी कहते हैं। अगर आप देखना चाहें तो, अगर इसके करेंटली किंग देखना चाहें तो आप देख सकते हैं यदुवीर कृष्णदत्त चामाराजा, ये इसके अभी करेंटली हैं, इसके किंग इसी डायनेस्टी के हैं। टीपूज टॉय टाइगर इज केप्ट इन द विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम। टीपू का जो टॉय टाइगर है वो विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी ऑल्सो सोट टू कर्ब एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर। 18वीं शताब्दी के अंत तक, आखिर तक, कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू करने और खत्म करने के बारे में सोचने लगी। विद द डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761, और चैप्टर में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठा और दुर्रानी एम्पायर, मतलब अहमद शाह अब्दाली, इनके बीच में हुआ था। विद द डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 द मराठाज ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वॉज शैटर्ड। ठीक है, उसमें हार के बाद में मराठाओं का दिल्ली से राज करने का सपना जो था, शासन करने का सपना था, वो चूर चूर हो गया था। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स, या सरदार कह लीजिए। इनको अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया था और इन राज्यों की जो बागडोर थी वो सौंप दी गई थी। जैसे किनके हाथों में? सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले। ठीक है, ये अलग अलग राजवंश थे, इनके हाथों में ये जो बागडोर थी राज्य की वो सौंप दी थी इन अलग अलग राजवंशों में। और इसमें एक टर्म आया है कॉन्फेडरेसी। कॉन्फेडरेसी का मतलब होता है अलायंस, महासंघ या राज्यमंडल, मतलब कई सारे दल एक साथ मिलकर राजनीतिगत जो है मिलकर अगर वो काम करते हैं, चुनाव लड़ते हैं या शासन करते हैं, तो वो अलायंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जितने भी अलग अलग हमने बताए राजवंश, तो ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत आते थे। पेशवा कौन होता था? सर्वोच्च मंत्री, प्रिंसिपल मिनिस्टर कह लीजिए, ठीक है, प्रधानमंत्री कह लीजिए, उसके अंतर्गत एक कॉन्फेडरेसी के सदस्य थे। ठीक है, एक कॉन्फेडरेसी, एक महासंघ या एक राज्यमंडल के सदस्य थे ये सारे ही सरदार जो मैंने आपको बताए, ये सारे ही चीफ्स। ठीक है, और महादजी सिंधिया एंड नाना फडणीस, इनके 2 के नाम आए हैं इसमें। महादजी सिंधिया एंड नाना फडणीस वर 2 फेमस मराठा सोल्जर्स एंड स्टेट्समैन ऑफ द लेट 18th सेंचुरी। तो ये जो है नाना फडणीस और महादजी सिंधिया, ये 18वीं शताब्दी के आखिर के, 18वीं शताब्दी का जो अंत का समय था, आखिर के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे ये। द मराठाज वर सबड्यूड इन अ सीरीज ऑफ वॉर्स। कई युद्ध, एक के बाद एक युद्ध के चलते
मराठों को भी आखिर में हार माननी पड़ी। ठीक है, ये एंग्लो मराठा वॉर्स के नाम से जाने जाते हैं। इन द फर्स्ट वॉर दैट एंडेड इन 1782, पहला युद्ध जो 1782 में ख़त्म हुआ था, विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई। देखिए ये पहला युद्ध इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ट्रीटी ऑफ सालबाई किस में हुई थी, वो इसी में हुई थी। द फर्स्ट वॉर दैट एंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई, सालबाई की संधि के साथ में ख़त्म हुआ था। देयर वॉज नो क्लियर विक्टर, इसमें कोई भी पूरी तरह से विजेता कोई भी नहीं था, कोई भी पक्ष मतलब जीत नहीं पाया था। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, और जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 टू 1805, वॉज फॉट ऑन डिफरेंट फ्रंट्स। अब ये जो युद्ध था ये जो है कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के नॉर्थ में, यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई बहुत सारे भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। ठीक है, बहुत सारा पार्ट जो है वो अंग्रेजों के कब्जे में, बहुत सारी टेरिटरीज आ गई। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, अंततः जब तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ 1817 टू 1819, इसमें मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब जो विंध्या रेंज है उसके दक्षिण के स्थित भूभाग पर, विंध्य रेंज के जो साउथ में जितना भी भूभाग है उस पर कंपनी का कंप्लीट कंट्रोल हो गया था, पूरी तरीके से कंपनी का कंट्रोल हो गया था। अब देखिए अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स, इनके बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ये। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 टू 1823, अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी वॉज इनिशिएटेड। इन्होंने कौन सी नई पॉलिसी लाई थी? सर्वोच्चता की एक नई पॉलिसी इनिशिएट की थी। पैरामाउंसी, सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी। ठीक है, नाउ द कंपनी क्लेम्ड दैट इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट। अब कंपनी यह मानती थी कि जो कंपनी की अथॉरिटी है, मतलब जो कंपनी की जो सत्ता है वो सर्वोच्च है, वो सबसे ऊपर है, इसलिए वह भारतीय स्टेट्स, भारतीय राज्यों से ऊपर है। अब कंपनी यह मानती थी। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वॉज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू एनेक्स एनी इंडियन किंगडम। अब उसने क्या सोचा, कंपनी का दावा था कि उसने यही सोच लिया था कि हमारी सत्ता सर्वोच्च है, यही मानती थी, तो अपने हितों की रक्षा, मतलब जो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होगा उसके लिए वो भारतीय रियासतों का, जो इंडियन रियासतें थीं, इंडियन स्टेट्स थे, उनको अधिग्रहण करना, एनेक्स करना, मतलब उनको ऑक्यूपाई करना, ठीक है, जबरन, या उनको एनेक्स करने की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। सोचती थी कि अब मेरे पास इसका अधिकार है, कोई भी भारतीय किंगडम हो, कोई भारतीय राज्य हो, उसको उस पर कब्जा कर लेना या उसको कब्जा करने की धमकी देना, ये हमारा अधिकार है, ये मानती थी कंपनी। When the British tried to annex the small state of Kittur in Karnataka, Rani Chennamma took to arms and led an anti-British resistance. जब ब्रिटिश ने कोशिश की एक कर्नाटक के छोटा सा राज्य था उस समय किट्टूर, उसको एनेक्स करने की, उस पर कब्जा करने की, तो वहाँ की जो रानी चेन्नम्मा थी उन्होंने हथियार उठा लिए और उन्होंने एक एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट उन्होंने चलाया, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया उन्होंने। फिर 1824 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829, और वो जेल में ही 1829 में मर गई। रायन्ना, अब इनके बाद में वहीं के एक चौकीदार थे, किट्टूर में ही एक छोटी सी जगह है संगोली, रायन्ना, अपुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन किट्टूर, कैरीड ऑन द रेजिस्टेंस। फिर इनके बाद में जो संगोली के करीब, संगोली के रहने वाले गरीब चौकीदार रायन्ना, इन्होंने ये रेजिस्टेंस, ये प्रतिरोध जारी रखा। विद पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स। और इनको हर तरफ से सपोर्ट मिल रहा था, बहुत सपोर्ट मिल रहा था लोगों का,
तो इन्होंने कई सारे ब्रिटिश कैंप्स, शिविर और उनके रिकॉर्ड्स, जो उनके दस्तावेज थे, उनके डॉक्यूमेंट्स थे, वो इन्होंने डिस्ट्रॉय किए। ही वॉज कॉट, इनको पकड़ लिया गया, एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830। इनको पकड़ लिया गया और 1830 में इनको लटका दिया गया फांसी पर। फिर ब्रिटिश फॉट प्रोलॉन्ग्ड वॉर विद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ में भी इन्होंने बहुत लंबा युद्ध लड़ा, बिटवीन 1838 एंड 1842, 1838 से 1842 तक का। ये पहले एंग्लो अफगान वॉर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर की बात कर रहे हैं 1838 से, जो कि 1842 तक चला था। एंड एस्टैब्लिश्ड इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर, ठीक है, और वहां पर एक वहां पर इन्होंने इनडायरेक्ट कंपनी रूल स्थापित किया, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी का शासन वहां पर इन्होंने स्थापित किया। सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843। जो भारत का सिंध प्रांत था उस पर भी कब्जा कर लिया गया 1843 में। फिर सिंध से आगे था पंजाब, नेक्स्ट इन लाइन वॉज पंजाब। लेकिन वहां पर महाराजा रणजीत सिंह की उपस्थिति थी, तो महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। महाराजा रणजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी। आफ्टर महाराजा रणजीत सिंह डेथ, और जब महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई इन 1839, टू प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स वर फॉट विद द सिख किंगडम। सिख राज्य के साथ में दो लंबे युद्ध चले। अल्टीमेटली इन 1849, फिर अंततः 1849 में पंजाब वॉज एनेक्स्ड, पंजाब पर भी कब्जा कर लिया गया। द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन वॉज अकर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी। अब ये जो अंतिम लहर थी अधिग्रहण की, कब्जा करने की, ये किसके अंडर में चली? ये लॉर्ड डलहौजी, जो कि गवर्नर जनरल थे 1848 से 1856 तक का। ही डिवाइज्ड अ पॉलिसी नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये एक नई नीति लेकर आए जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब विलय की नीति, ठीक है। अब इस नीति में था क्या, इस डॉक्ट्रिन में, इस सिद्धांत में था क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डिक्लेयर्ड दैट, अब इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये लिखा होता, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, विलय की नीति के तहत, इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हायर, अगर कोई भी भारतीय शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई भी पुरुष वारिस नहीं है, उसका कोई भी मेल हायर नहीं है, उसका लड़का कोई नहीं है जो आगे राज्य संभाले, हिज किंगडम वुड लैप्स, तो उसका जो राज्य है वो हड़प लिया जाएगा, मतलब वो कंपनी के अधीन हो जाएगा, उसको कंपनी के भूभाग का हिस्सा माना जाएगा। वन किंगडम आफ्टर अनदर, एक के बाद एक किंगडम, एक के बाद एक राज्य जो है एनेक्स करते चले गए, हथियाते चले गए, कब्जा करते चले गए, सिंपली बाई अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन। यही डॉक्ट्रिन को अप्लाई करते हुए, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, सतारा 1848 में, संभलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में एंड झांसी 1854 में। देखिए, फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध। अंततः फिर 1856 ने कंपनी ने अवध पर भी कब्जा कर लिया। द ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। ये जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी वो उस समय मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो प्रशासकीय इकाइयां, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती हैं, उनमें बटी हुई थी, जिनको कहा जाता था प्रेसिडेंसी, ठीक है। देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। तीन प्रेसिडेंसीज थी उस समय। कौन कौन सी? बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ईच वॉज रूल्ड बाई गवर्नर जनरल, और सबको रूल कौन करता था? गवर्नर जनरल रूल करता था, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ टर्म्स यूज हुए हैं चैप्टर में। एक टर्म यूज हुआ है काजी, ठीक है। तो काजी का मतलब होता है एक न्यायाधीश, मतलब धार्मिक, जो मुस्लिम समुदाय है उसके धार्मिक मामलों का एक न्यायाधीश, एक तरीके से समझ लीजिए, न्याय करता है धार्मिक मामलों का। मुफ्ती क्या होता है? अ ज्यूरिस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपाउंडिंग द लॉ दैट द काजी वुड एडमिनिस्टर। पहले तो मैं बुक के अकॉर्डिंग समझा देता हूँ, फिर मैं आसान भाषा में समझा दूंगा जो आप आसानी से समझ जाएंगे। तो मुफ्ती होता है मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद, ठीक है, जो कानूनों की
जो लॉज की व्याख्या करता है और काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। ठीक है, अगर सिंपल सी बात हम समझें तो मुफ्ती होता है मुस्लिम समुदाय में फतवे जारी करने वाला। ठीक है, जो फतवे जारी करते हैं वो मुफ्ती कहे जाते हैं। इम्पीचमेंट, a trial by the House of Lords in England for charges of misconduct brought against a person in the House of Commons। अगर इसका इम्पीचमेंट का हम हिंदी में मतलब समझें तो होता है महाभियोग। तो इसमें ये होता है कि जो इंग्लैंड का जो हाउस ऑफ कॉमन्स में कोई भी व्यक्ति अगर मिसकंडक्ट के लिए अगर उसको पाया जाता है, दुराचरण का अगर उसके ऊपर आरोप लगता है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कि संसद का वहाँ पर ऊपरी सदन बोला जाता है, अपर हाउस बोला जाता है। ठीक है, अपने वहाँ भी आपको पता है कि राज्यसभा है और लोकसभा है। ठीक है, तो वहाँ पर उसी तरह से जो ऊपरी सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो वहाँ पर उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है और इसे महाभियोग कहते हैं। अब महाभियोग इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि अब मुकदमा चल भी किसके खिलाफ रहा है, वो पर्सन है हाउस ऑफ कॉमन्स का। ठीक है, जो वहाँ का लोअर हाउस है उसका एक सदस्य है, तो वो भी माननीय व्यक्ति है।